सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एड्यूब्रक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट इज नथिंग बट हम इसको कहते हैं LPG रिफॉर्म्स, जो कि हमारी इकोनॉमी में 1991 में आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस किया है बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही थी आफ्टर 1950s, जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो अब 1991 में ना बच्चों हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए, तो उसके बाद ये पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ा और आज इसी चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर जो ओवरऑल मैंने आप लोगों को डाली है, ये हमारी इकोनॉमी की कंडीशन दिखा सकती है कि हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज में चेंज आया, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन थी तो उसके लिए क्या पॉलिसीज आई, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए, ठीक है, किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रही और ट्रेड क्या रहा, ये सब बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या था। ठीक है, तो आज बिगिन कर रहे हैं कि कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग 1990s। मतलब कि देखो LPG रिफॉर्म्स तो आप ले आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हमारी इकोनॉमी को इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन जानते हैं। कंडीशन क्या थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस थे हमारी कंट्री में। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे प्रीवियस चैप्टर में मैंने समझाया था आपको, इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरीके से रहे होंगे। क्राइसिस देखो, इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमी में आप बेसिकली जाएंगे तो हर एंगल से आप सोचेंगे कि कितने प्राइमरी सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, टर्शियरी में क्या आ रहे हैं, सेकेंडरी में क्या आ रहे हैं, और जब वो अच्छे से फंक्शन नहीं करते तो ही इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट होते हैं। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर में जैसे स्टैग्नेशन आ जाएगी, प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, राइजिंग प्राइसेस होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे, ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, और क्राइसिस कैसे थे, गवर्नमेंट वाज अनेबल टू मेक द रीपेमेंट्स ऑफ हिज बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों कि हमारी कंट्री में जब गवर्नमेंट को चलाना होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर की कंट्री से बोरो करती है पैसा, फिर डेवलपमेंट की नीड्स के लिए वो पैसा लगाती है। बट वो पैसा क्या होता है, वो पैसा बच्चों ले तो लेती है, ठीक है, उस पर उसको ब्याज भी देना पड़ता है, बट जो रिटर्न्स होते हैं वो लॉन्गर टाइम में होंगे, क्योंकि मेनली जो कंट्री क्या करती है बच्चों, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए उसने पैसा तो ले लिया, बट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली कहता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया कि हाँ अभी पैसा डाल दिया है यहाँ पे, इन फैसिलिटीज को अच्छा बना रहे हैं, बट उनके जो रिटर्न्स होंगे ना बच्चों, वो हमें कई सालों बाद दिखेंगे, टाइम लैग के बाद दिखेंगे। इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट वाज अनेबल टू मेक द रीपेमेंट्स ऑन हिज बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड ये कॉज था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर नॉट इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ मोर देन 14 डेज। बच्चों हमारी कंट्री क्या होती है, हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम इंपोर्ट्स कैसे करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, जिसमें क्या क्या रहता है, जैसे डॉलर में रहते हैं, वो पाउंड रहता है, मेजर जो करेंसी होती है जैसे चाइनीज रेमनिबी होती है और जापानीज येन होता है, ये सारी ना मेजर जो करेंसी है, 4-5 करेंसी, उनका यूज करके हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी कंट्री के पास रखे रहते हैं, RBI के पास, जिसके थ्रू हम अपनी इंपोर्ट नीड्स को मीट करते हैं। और मेनली इंपोर्ट नीड्स बच्चों हमारी पेट्रोलियम की होती है। तो गवर्नमेंट उस टाइम क्या था, 14 दिन की नीड्स को भी मीट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड अगर वो नीड्स मीट नहीं कर पा रही, तो मतलब नीड्स मीट नहीं कर पाती किसी चीज की, मतलब उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो बच्चों इकोनॉमी में क्या होता है, हर चीज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है, कि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेंगे और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस घटेंगे। तो डिमांड सप्लाई में देखो, और हर मार्केट ऐसे ऑपरेट करेगी, तो डिमांड एक्सेस रही होगी, तो इस वजह से राइजिंग प्राइसेस रहे, क्योंकि हमारे पास इनफ पैसा भी नहीं था और डिमांड चीजों की ज्यादा थी, राइज। तो ये कंडीशन थी कि दैट इकोनॉमिक क्राइसिस थे, गवर्नमेंट वाज अनेबल टू मेक द borrowings from abroad and foreign exchange reserves were not enough to meet this and rising prices। ठीक है, अब क्या था, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, ये तो बच्चों कंडीशन थी कि हमारी कंट्री की ये कंडीशन थी, ये बुरा हाल हो रहा था, बट व्हाट वाज द रीजन फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्राइसिस क्या थे, अभी मैं बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट वाज अनेबल टू मेक द बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो पैसा लिया था बाहर से उसको पे नहीं कर पा रही थी, खुद के खाने के लिए भी इतना प्रॉपर पैसा नहीं था, तो बाहर पे कैसे करती। वो क्यों था, क्योंकि हमने क्या किया था 1980s के समय से डेवलपमेंट पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन किया। डेवलपमेंट पॉलिसी में मतलब जैसे रोड्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटी, मतलब कुछ भी जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देती है, ये सारी चीजें जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो हमेशा एक टाइम के बाद ही आपको वो रिटर्न्स देने की लगी। तो पैसा तो अभी ले लिया बट पे आप नहीं कर पा रहे क्योंकि डेवलपमेंट पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन था, इसीलिए क्राइसिस आते हैं। द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, देखो अब क्या है, पहली बात पे करने के लिए क्या चाहिए था, पे करने के लिए आपको चाहिए होती इनकम। इनकम की क्या सोर्स होते हैं, टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो टैक्सेशन रेवेन्यू था जो कि मेजर सोर्स माना जाता है वो बहुत ज्यादा लो हुआ करता था उस टाइम। आप जानते हैं आज तो हमारा टैक्स बेस बहुत बढ़ गया है, पर प्रीवियस टाइम में क्या होता था, बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन होता था। टैक्स इवेजन क्यों होता था, क्योंकि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे और लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करते थे, इसलिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता था। अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से रीपेमेंट करेगी, कहाँ से इकोनॉमी में पैसा लगाएगी, कहाँ से काम करेगी, वही कॉज था। एंड बोरोइंग्स वर मेड फ्रॉम बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इसीलिए क्या है, जब हमारे पास पैसा नहीं तो हमें तो बोरो करके नीड्स की, कंट्री की तो नीड्स को पूरा करना है, तो बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरोइंग्स की गई, ठीक है। अब क्या है, और कर्जा बढ़ता चला गया। क्राइसिस देखो किस तरीके से एक लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चीजों को जोड़ो तो इजीली समझ आएगी। स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करो कि क्या कंडीशन हो जाती है कि हमें लोन लेना पड़ता है, कि पैसा नहीं है तो लोन ले रहे हैं ना। The government was not able to generate revenue from the internal sources से आया नहीं टैक्सेशन क्योंकि लो था। एंड बच्चों लास्ट क्या था कि गवर्नमेंट की जो इनकम थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से, PSUs जिसको बेसिकली कहते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, ये जो इनकम थी वो भी कम थी, ठीक है। इट वॉज नॉट इनफ टू मीट द राइजिंग एक्सपेंडिचर। तो क्या है, एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली, मैं यहां लिख देती हूं, वो ग्रेटर था एज कंपेयर टू रेवेन्यू। जैसे बजट ऑपरेट करता है, अगर एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू तो ऑब्वियसली डेफिसिट आएगा और डेफिसिट के लिए अगेन बोरोइंग्स करना पड़ेगा, बोरोइंग्स के लिए फिर इंटरेस्ट, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट होती जाती। इसीलिए उस विशियस साइकिल की वजह से ही क्राइसिस जनरेट हो रहे थे, ठीक है। अब हमारा क्या है, विशियस साइकिल की वजह से हो रहा है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या था, बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि ये टाइम लैग के बाद ही काम करता है, वही चीज इसमें भी लिखी है। सो इंडिया अप्रोच इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसे हम प्रॉपरली क्या कहते हैं, पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इनको, ठीक है। और उसने कहा किया $7 बिलियन का लोन लिया क्राइसिस को मैनेज करने, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के पास तो पैसा नहीं था तो कहीं ना कहीं से तो लोन लेना ही था। तो हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची, कंट्री इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के पास गई और यहाँ से ये लोन रिसीव किया। बट कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन ऐसे ही नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी तो गारंटी चाहिए कि वो जो पैसा दे रहा है वो उसको रिटर्न हो सके, ठीक है, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसीलिए दैट लोन केम विद फ्यू कंडीशंस, और वो क्या थी, लोन वॉज ग्रांटेड ऑन आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ सेवरल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस थी, क्या था कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको हटा दीजिए। ओपन द इकोनॉमी बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का पहले रोल बच्चों बहुत कम हुआ करता था, बेसिकली एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह हमारी इकोनॉमी काम करती थी, गवर्नमेंट रोल था हर जगह। तो वो चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर को भी काम दिया जाए, उसको भी रोल दिया जाए ताकि एफिशिएंसी और बढ़ सके। दूसरी कंडीशन थी ये। तीसरी थी रिमूवल ऑफ द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह हमारी काम करती थी इकोनॉमी, ठीक है। बाहर से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं उन पे भी ड्यूटीज लगाई जाती थी बहुत ज्यादा, तो वो सब चीजों को आप हटाइए और बाहर के प्रोडक्ट्स को अपनी इकोनॉमी में भी आने दीजिए, ठीक है। एंड इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज और इंट्रोड्यूस करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। इन कंडीशंस को इंडिया ने एक्सेप्ट किया और इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब क्या बात है कि जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए तो उसमें दो सेट ऑफ पॉलिसीज थी। एक में स्टेबलाइजेशन मेजर पॉलिसीज थी, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स थे। स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर बेसिकली हम दो चीजों की बात करें, शॉर्ट टर्म मेजर्स की और लॉन्ग टर्म मेजर की। स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, बेसिकली दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। किस लिए,
इंटरनल वीकनेसेस को करेक्ट करने के लिए। इंटरनल वीकनेस बच्चों कहाँ कहाँ करेक्ट करेंगे हम, जैसे हमारी बीओपी में कोई दिक्कत आ रही है उसमें इंटरनल वीकनेस को हैंडल करने के लिए, या इकोनॉमी में बच्चों इन्फ्लेशन के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे स्टेबलाइजेशन मेजर हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, वो उन्हें हम स्टेबलाइजेशन मेजर करते हैं क्योंकि स्टेबलाइज करते हैं चीजों को। और क्या होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब एक मेजरली आप स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेजर होगा बच्चों तो ओवरऑल चीज पे इफेक्ट करेगा, क्या, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली आप इसी को इसी एंगल से देखिए कि इसमें हम शॉर्ट टर्म चीजों की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंटली है, उन्हीं को करेक्ट करेंगे और स्टेबलाइज करेंगे, और जो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स हैं इसमें हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करेंगे जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, और जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस करने हैं, चीजें करनी है, वो सारी लॉन्ग टर्म में आएंगी जो एक टाइम लैग के बाद ही हमको रिटर्न्स जनरेट करेंगे।